गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट, जो कि आप लोगों ने बहुत रिकमेंड करा है, कमेंट और टेक्स्ट भी किया है कि साइंस का कब शुरू होगा। तो आज हम लोग साइंस को शुरू करते हैं और समझते हैं कि साइंस एक्चुअली में है क्या। तो गाइस, साइंस सबसे पहले ये बताता है हमें कि किसी भी विषय का जो विशेष ज्ञान है, कोई भी वस्तु है जिसका जो विशेष ज्ञान होता है वो विज्ञान कहलाता है। और इसको और अच्छे से समझते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। अब जी, ये साइंटिया है क्या? ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से लिया गया है। इसका मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। और नॉलेज मतलब होता है टू नो, मतलब जानना उस चीज को, कि कोई भी चीज का रीजन क्या है वो जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? साइंस। तो अब इसकी परिभाषा ये है कि किसी विषय का सुव्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक, सुसंगठित मतलब वेल अरेंज्ड या वेल मेंटेन्ड कह सकते हैं, और क्रमबद्ध मतलब, क्रमबद्ध का मतलब क्या हुआ? सीरियल वाइज। किसी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, विज्ञान है क्या, और उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो साइंस तो साइंस का मेन दो पार्ट है, टू टी ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो पहली शाखा जो है वो है भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस। और जो दूसरी शाखा है वो है प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। तो इसके अंतर्गत हमने दो शाखाएं पढ़ी। पहली शाखा जो है वो फिजिकल और दूसरी क्या है? नेचुरल। तो अब हम इसमें जानते हैं कि फिजिकल है क्या। फिजिकल मतलब होता है प्राकृतिक, मतलब वह अध्ययन, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, द्रव्य मतलब मैटर, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मैटर और एनर्जी मतलब ऊर्जा, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी द्रव्य या किसी भी ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मैटर और एनर्जी के बीच की जो क्रियाएं होती हैं, इनके आपस में जो क्रियाएं होती हैं, वो क्या कहलाता है? भौतिकी विज्ञान। मतलब फिजिकल नॉलेज क्या है? फिजिकल नॉलेज वो है जो हमें मैटर और एनर्जी के बीच का रिलेशन बताता है। मैटर और एनर्जी के रिएक्शन पे क्या बनता है, इनके परस्पर सहयोग पे क्या बनता है, इसको तो कौन दर्शाता है? फिजिकल साइंस। ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब अध्ययन की सुविधा के लिए इसको देखिए। फिजिकल साइंस को अध्ययन की सुविधा से मतलब इसको और आसान करने के लिए किसी भी चीज के ब्रांचेस क्यों बनते हैं? ब्रांचेस बनते हैं ताकि उस चीज की सुविधा हो सके, वो आसानी से प्राप्त हो सके। तो इसके 8 ब्रांचेस अमूमन, मतलब और भी सारे हैं पर मेनली हम इनको 8 में कन्वर्ट करते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ फिजिकल साइंस। तो 8 पार्ट्स में सबसे पहला होता है मैकेनिज्म। पहला पार्ट है मैकेनिज्म, मतलब यांत्रिक, यांत्रिक भौतिकी। अगला पार्ट है दूसरा ध्वनि, मतलब साउंड।
यांत्रिकी मैकेनिक्स के बाद आता है साउंड, इसके बाद नंबर आता है हीट, नंबर 3 पे आपका आता है हीट, हीट मतलब ऊष्मा। इसके बाद आता है प्रकाश मतलब लाइट, लाइट के बाद नंबर आता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसके बाद आता है नंबर चुंबकत्व का, मैग्नेटिज्म। इसके बाद प्राकृतिक और परमाणु भौतिकी। जो प्राकृतिक है मतलब आधुनिक, जो मॉडर्न है। अगला नंबर है आधुनिक और परमाणु भौतिकी के बाद हमारा अगला नंबर है इलेक्ट्रॉनिकी, जो कि हमारा लास्ट है, इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि यांत्रिकी में क्या होता है। सबसे पहले नंबर पे आता है यांत्रिकी, मैकेनिज्म। तो अब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म के अंतर्गत आता क्या है। अब मैकेनिज्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट, मापन। मापन, तो जी मापन होता क्या है? किसी भी वस्तु का जो राशि के उपयोग में जो माप होता है वो क्या कहलाता है? मापन, मेजरमेंट। अब आप समझेंगे राशि क्या होता है। क्वांटिटी, बिना क्वांटिटी के मेजरमेंट कैसे होगा? जी नहीं हो पाएगा। तो हम सबसे पहले समझ लें क्वांटिटी क्या है, मापन अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वांटिटी क्या है? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, मतलब जिस भी चीज को संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं? राशि, क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल, पॉपुलेशन, सेंसस, जनसंख्या, आयु, किसी की भी एज। ठीक है, किसी भी वस्तु का भार, मान लीजिए कोई भी वस्तु है उसका वेट कितना है। इसके बाद किसी भी, मान लीजिए मेज है, मेज की लंबाई कितनी, लेंथ ऑफ टेबल। अब इन सब चीजों से एक बात तो क्लियर कि जो क्वांटिटी है, मतलब जिसे मापा जा सके जिस क्वांटिटी में, मतलब अगर कोई भी संख्या है, कोई भी चीज है, मान लीजिए ए टू जेड कोई भी वस्तु है, उसका कुछ तो परिमाण होगा, किसी भी चीज में उसका काउंट तो होगा। जैसे पानी ही है, अगर कोई तो उसका मापन होगा, जिस बर्तन में होगा उसका माप रखेंगे, या जिससे उसका माप तोल करेंगे, जो भी करेंगे कुछ तो उसका माप होगा। हर चीज का कुछ न कुछ माप होता है, तो जो उसका माप होता है वही क्या कहलाता है? क्वांटिटी। और किसी वस्तु की क्वांटिटी क्या कहलाती है? मेजरमेंट, मापन। ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। क्योंकि जब हमने राशियां पढ़ ली तो अब राशियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि फिजिकल क्या होता है, इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होती है, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे मेजरमेंट, तो मेजरमेंट के लिए क्वांटिटी जरूरी है, और क्वांटिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि किस चीज की क्वांटिटी हम कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं चूंकि फिजिक्स, इसलिए हमें फिजिकल मेजरमेंट देखना है, फिजिकल। ठीक है, तो अब भौतिक राशियां देखिए क्या होता है। भौतिक नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक के वो सारे नियम जिन्हें किसी राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। मतलब भौतिक राशियां वो होती हैं जो किसी भी भौतिकी के नियम को व्यक्त करती हैं। अब जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु का द्रव्यमान, मासेसिटी ऑफ एनीथिंग, कोई भी वस्तु ए टू जेड उसका जो द्रव्यमान होगा वो हमारी भौतिक राशियों में कन्वर्जन हो जाएगा। उसका लेंथ, किसी भी वस्तु का लेंथ जो होगा, फोर्स,
स्पीड चाल, डिस्टेंस दूरी और विद्युत धारा इलेक्ट्रोमोटिव। अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? ये दो प्रकार की होती हैं। एक आपका होता है अदिश मतलब स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। एक होता है सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी। अब देख लेते हैं हम कि स्केलर है क्या और वेक्टर क्या है, क्योंकि क्वांटिटी को समझने के लिए इसको दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है। और इन्हीं दो क्वांटिटीज में पूरी क्वांटिटी कन्वर्ट है। स्केलर में जो नहीं आएगा वो वेक्टर में आ जाएगा, इसके बाद कुछ रेस्ट नहीं बचेगा। तो स्केलर समझते हैं। स्केलर होता है अदिश, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अदिश मतलब दिशा नहीं, जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है और ये डायरेक्शन लेस होता है, इसमें दिशा नहीं होती। जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो कहलाता है अदिश राशि। जैसे मास, द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, इसका दिशा से कोई संबंध नहीं है, केवल हमें परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी के लिए डायरेक्शन की बताइए कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है आयतन, लंबाई आती है, लेंथ। इन सब चीजों में हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, इसलिए ये सब किस में आता है? स्केलर में आता है, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं। जिन राशियों का दिशा हमें नहीं मालूम रहता है वो किस में जाता है? स्केलर में, लेकिन उनका परिमाण जो है वो निश्चित रहता है, और वही परिमाण हमको ये क्लियर करवाता है कि ये क्वांटिटी है फिजिकल और नॉट, ओके। हम देख लेते हैं यहाँ पे वेक्टर। तो जी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सदिश मतलब दिशा के साथ। जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है तो क्या कहलाता है? सदिश राशि, ठीक है। या इसको हम एक और भाषा में ये कह सकते हैं कि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी, मतलब दिशा जो है वो इसमें योग के रूप में काम करता है। दिशा की आवश्यकता तो है ही, दिशा इज मस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसके योग की भी जरूरत है। जो दिशा का योग, जैसे किसी भी एंगल पे दो डायरेक्शन हो सकते हैं, तो दोनों डायरेक्शन का योग और मैग्नीट्यूड मिला के भी हमें वेक्टर ही मिलने वाला है। तो एक चीज यहाँ पे और क्लियर हो गई कि राशियां चाहे जितनी हो, राशियां मान लीजिए 3 राशियां हैं, तीनों सदिश हैं और इनमें 7 दिशाएं हैं, मान लीजिए 7, अदरवाइज 6, मान लीजिए 6 दिशाएं। तो अब ईच वन कन्वर्ट्स इन 2 डायरेक्शंस, ठीक है, एक एक्सिस पे 2 डायरेक्शन में कन्वर्ट हो रही। तो अब जो 2 डायरेक्शन है वो दोनों का डायरेक्शन ऐड हो जाएगा और मैग्नीट्यूड मिला के वो क्या बन जाएगा? एटलीस्ट वेक्टर। है समझ में? वेक्टर में क्या हो सकता है? वेग, वेलोसिटी। वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी में वेक्टर है, क्योंकि इसमें हमको दिशा की सत्ता आवश्यक है। इसके बाद आता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट में भी हमको डायरेक्शन की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ से कोई चलना स्टार्ट किया, बी पे आया, बी से चल के सी पे गया, सी से चल के डी पे गया, ई पे, एफ पे, जी पे, एच पे, ठीक है। अब यहाँ से हम पूछे कि डिस्टेंस कितना है,
मान लीजिए each one shares 5 kilometers, then we can say that 5 5 5 ऐड कर देंगे सारा तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस। और अगर हम पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो मुझे इन सारी दूरियों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि इससे ये कितनी दूर है अपने प्रारंभिक बिंदु से, हाउ मच ये फार फ्रॉम इज ओरिजिनल डिस्टेंस फ्रॉम इज फर्स्ट डिस्टेंस। तो ये पहला डिस्टेंस है इसका, और यहाँ पे इसने खुद को खत्म करा, आई मीन मतलब एंड करा अपना जर्नी को। तो ये जो है ये है डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए डायरेक्शन की सख्त जरूरत क्यों है, क्योंकि हमको ये पता चलना चाहिए कि एक्चुअली किस दिशा में है ये। मान लीजिए हम बता दें कि ए एक जगह से चला 5 किलोमीटर गया, वहां से फिर वो वापस और 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर और दाहिने गया। अगर हम दाहिने को यूज ना करें, चलिए हम नया यूज करते हैं। मान लीजिए ए अपने एक बिंदु से चला 5 किलोमीटर गया, फिर 5 किलोमीटर गया, फिर 5 किलोमीटर गया। अब इसकी दूरी कितनी है, विस्थापन कितना है पूछ दें। दूरी तो आप बता लोगे कि 5 5 5 से 15 हो गया। चलिए विस्थापन पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे आप कि वो किस दिशा में चला, हमें पता ही नहीं, वो है कहाँ पे हमें पता ही नहीं, तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हम विस्थापन कैसे पता करें। तो इसलिए वेलोसिटी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी किस में आता है, वेक्टर में। ठीक है, इसके बाद आता है कोणीय वेग, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, वेक्टर। इसके बाद आता है त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन, जो तेज एक्सेलरेटर मतलब तेज होता है। तो एक्सेलरेशन जो है वो भी किस डायरेक्शन में हो रहा है, हमको इसके लिए भी डायरेक्शन की हमें सख्त जरूरत है। ठीक है, बल आघूर्ण, इसको टाव से डिनोट करते हैं। तो हमें यहाँ पे ये पता चलना चाहिए कि कौन सा डायरेक्शन है जिधर ये आघूर्ण कर रहा है, मतलब जिधर ये घूम रहा है। तो इसके लिए भी हमें डायरेक्शन की जरूरत होगी कि ये क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ठीक है। चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसके लिए भी हमें डायरेक्शन की सख्त जरूरत है कि चुंबक एन होता है, एस होता है। ठीक है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो एन है वो एस को मतलब किस तरफ जो है इसका झुकाव है। ये एक तो क्लॉकवाइज हो सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, इसका एक और डायरेक्शन होता है, एक थर्ड वन डायरेक्शन जो होता है। तो हमें इसके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि जो तीव्रता इंटेंसिटी जो है वो इसको किस तरफ डिनोट कर रही है, किस तरफ इसको प्रेशराइज कर रही है। तो हमको इसके लिए इसमें डायरेक्शन की सख्त जरूरत है। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक एरिया, चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी हमें बहुत सख्त जरूरत है। इसके लिए तो डायरेक्शन खैर मस्ट है, तो समझ में जैसा कि नाम से ही आ रहा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र मतलब इसका एक एरिया होएगा। तो जो एरिया है वो इसका कुछ तो डायरेक्शन होगा कि वो इस डायरेक्शन में इसका एरिया एन टू एस या जो भी डायरेक्शन है, तो हमें इसके लिए तो सख्त जरूरी है। तो ये भी आपका वेक्टर हो गया। इसके बाद आता है चुंबकीय आघूर्ण, जो मैग्नेटिक फ्लूइड है। हमें ये भी पता चल जाता है कि इसमें भी हमें सख्त डायरेक्शन की जरूरत है क्योंकि आघूर्ण है। ठीक है, अब कोणीय विस्थापन, एंगल डिस्प्लेसमेंट जी, इसके लिए भी हमें दिशा की सख्त जरूरत है। चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण, ठीक है, इसके लिए भी हमें डायरेक्शन की सख्त जरूरत है। तो कुल मिला जुला के बात ये है कि जिसमें हमें सिर्फ परिमाण चाहिए, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, वो किस में आ जाएगा, स्केलर में। और जिसमें हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी सख्त जरूरत होती है, वो क्या कहलाता है, वेक्टर। तो वेक्टर को किसी भी राशि के ऊपर एरो बना के डिनोट करते हैं। अगर ये एरो का निशान किसी भी, मान लीजिए ए टू जेड कुछ भी है, मान लीजिए ए के ऊपर ये चिन्ह बना है, आप इसको बोलोगे ए वेक्टर। अगर ये चिन्ह नहीं बना है तो ये स्केलर है, तो इसे बोलने की जरूरत नहीं, ये सीधा सीधा आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के आज हम लोगों ने पढ़ा, साइंस की परिभाषा पढ़ी, साइंस क्या है, किसी साइंस जो है वो विशेष ज्ञान है, किसी विषय का सुव्यवस्थित सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। इसके बाद हमने विज्ञान की दो शाखाएं पढ़ी। इसकी जो दो शाखाएं प्राकृतिक और भौतिकी है, एक फिजिकल और एक क्या है आपका नेचुरल, ये दो शाखाएं हमने पढ़ी। इसके बाद इन दो शाखाओं के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना। इसके बाद हमने अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी
पार्ट्स हैं आठों, जो 8 पार्ट में डिवाइड करके उनको आसान करने की कोशिश की गई, हमने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। इसके बाद हमने भौतिकी राशियों के बारे में पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, क्वांटिटीज क्या होती है ये भी हमने जाना इसके साथ साथ। इसके बाद हमने लास्ट में हमने पढ़ा स्केलर और वेक्टर, जो 2 राशियों के पार्ट्स हैं वो हमने पढ़ा। इसके बाद हम लोग आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हमारा मेन टॉपिक लास्ट वाला है वो है यूनिट्स, जिसको कि इस वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जो साइंस का सेकंड पार्ट होगा। इसमें हम लोग यूनिट्स पढ़ेंगे कि यूनिट्स हैं क्या, किस लिए यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है, यूनिट्स के प्रकार पढ़ेंगे, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को यूनिट के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो माप का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसको विस्तार से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यही होता है किसी राशि का मापन, मतलब किसी राशि का वो मापन जिसका निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, मतलब इसका जो निर्देश मात्रक है। आप इस बात को समझिए, जो कोई भी राशि, मान लीजिए कोई राशि है, अब इसका मापन करने के लिए जो हमें निर्देशक मात्रक मिलता है, ठीक है, जो हमें मानक मिलता है, मूल मानक जो मिलता है, उस मानक को हम क्या बोलते हैं, माप का मात्रक। ठीक है, मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि का एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। भाई किसी भी राशि का मान लीजिए हमें परिमाण करना है, ठीक है, तो अब एक निश्चित परिमाण को इसका स्टैंडर्ड मान लेंगे, इसका स्टैंडर्ड मान लेंगे एक निश्चित परिमाण को, तो वो जो मानक हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, इसका मात्रक कहलाता है, मतलब इसका इकाई कहलाती है, यूनिट कहलाता है। और उसे कोई भी नाम दे सकते हो आप, मतलब उसका कोई एक निश्चित नाम होता है, जो नाम उसका पड़ गया, जैसे कि मान लीजिए जो भी इसका स्टैंडर्ड होगा उसी स्टैंडर्ड पे उसका एक मानक बन जाएगा, वो उसका मात्रक कहलाएगा या इकाई या यूनिट। ठीक है, अब किसी भी दी हुई राशि को, जो राशि दी गई है, उसके मात्रक से तुलना करने की जो क्रिया कहलाती है वो मापन कहलाती है। देखिए पहले टॉपिक पे हम लोग वापस, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था जो आज हमने शुरू किया, मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट को हमने उस समय अच्छे से परिभाषित नहीं किया था, हम बोले थे हम लोग साइड में पढ़ते चलते हैं और मेजरमेंट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए लास्ट में घूम फिर के हम लोग वापस आ गए किस पे, मेजरमेंट पे। मेजरमेंट क्या है, किसी भी दी हुई राशि की, जो राशि दी गई है उसके मात्रक से जो तुलना होती है उसकी, किसी भी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है। अब ये मात्रक, देखिए माप के मात्रक, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के जो यूनिट्स हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में साइंस के, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, किसी राशि के मापन में, जो राशि का मापन है, इसका जो निर्देश मानक होता है, जो डायरेक्टिव स्टैंडर्ड, ठीक है, किसी भी राशि के मापन के जो निर्देश मानक होते हैं इनको क्या बोलते हैं, यूनिट। जो डायरेक्टिव होते हैं, जितने भी डायरेक्टिव स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूनिट्स कहलाते हैं। मतलब किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। कोई भी मान लीजिए राशि है जिसका हमें माप करना है, तो इसका एक निश्चित परिमाण होगा, भाई इसकी एक क्वांटिटी होगी, उसको हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं।
जैसे मान लीजिए हाँ इतनी क्वांटिटी, तो वो एक स्टैंडर्ड हो गया मतलब, और उसे फिर किसी नाम से डिनोट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो राशि है, जब उसके मात्रक हम उसकी तुलना कराते हैं, क्या कहलाती है वो, उसका मात्रक हो जाती है। ठीक है, राशि की तुलना, ये क्या कहलाता है। अब देखिए, इसको दो प्रकार से हम डिनोट करते हैं, जो दो प्रकार हम लोग बताए थे शुरू में ही, हमने बता दिया था। एक मूल मात्रक होता है और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक बनता है, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं चीज़ों को विस्तार से पढ़ेंगे, मात्रक पढ़ेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे, मेजरमेंट के जो यूनिट्स हैं। इसके बाद हम लोग मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। इसके बाद इसको चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अपने घर में रहिए, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए, और थैंक यू। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, खत्म करते हैं पहले पार्ट को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिए। थैंक यू।